हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने प्यारा सा चैनल टॉपर्स अड्डा में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10 कंप्लीट साइंस, जो कि आपको एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने दिख रहा होगा, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का जो होता है वो क्या होता है, वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और समतल दर्पण का जो फोकस होता है, फोकस वो अनंत होता है। चलिए अगला प्रश्न, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होती है। तो लेंस की फोकस दूरी f और r में जो क्या संबंध होती है तो बताइएगा। तो f बराबर क्या होता है, वो होता है r/2 होता है, ठीक है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ एक्चुअली लेंस नहीं होना चाहिए, यहाँ दर्पण होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? दर्पण होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो f बराबर r/2 होगा इसका करेक्ट जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक किसका होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीरा का। कितना होता है हीरा का? तो 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, है ना, इसको पूरा तरह से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी यानी सबसे न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है मानव के मस्तिष्क पर जो है वो 1/10 सेकेंड तक इसका प्रभाव रहता है ना, 1/10 सेकेंड तक। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अधिकतम दूरी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी तो अनंत होती है। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है, यानी सबसे कम विचलन जो है किसमें होता है। तो सबसे कम विचलन जो होता है वो किसमें होता है बताइएगा। तो वो वायलेट का होता है, यानी वो बैगनी कलर का होता है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लास 10 का साइंस है, जो कि एग्जाम्स में इस वीडियो से जो है हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस हो जाएगा। और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। याद रखेंगे, ये एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो पहला बात है चालक की लंबाई पर निर्भर करती है, और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है, चालक पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। देखिए, अभिसारी लेंस जो है ये उत्तल लेंस को कहा जाता है। अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है? उत्तल लेंस को कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है, अपसारी लेंस। लेकिन अगर दर्पण में कहा जाए तो अभिसारी दर्पण किसको बोलते हैं? अभिसारी दर्पण। तो वो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, जस्ट इसका उल्टा होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले याद रखेंगे, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? वो ओम होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रतिरोध, ठीक है। तो प्रतिरोध, वैसे ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं? V बराबर IR जानते हैं। तो यहाँ से R का मान V/I हो जाएगा, R का मान हो जाएगा। तो देख लीजिए V/I कौन सा ऑप्शन है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा C ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ सत्य नहीं पूछा जा रहा है। देखिए, विद्युत जनित्र जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है, याद रखिएगा। विद्युत जनित्र जो है वो चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला है डायनामो, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, ये भी सही बात है ना, याद रखिएगा। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है, ये गलत बात है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा जो है वो क्या चीज़ को डिनोट करता है, क्या चीज़ को सिंबलाइज करता है ना, मध्यमा। तो याद रखिएगा, मध्यमा जो होती है वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करती है ना। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अगला प्रश्न है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है। तो भीतर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है, साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कहेगा बाहर तो नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। चलिए अगला प्रश्न, और ये क्वेश्चन पे लगा लीजिएगा डबल स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा में किया जाता है। यूरेनियम का जो है परमाणु संख्या 235 होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब यूरेनियम होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी लेंस में अगर बात की जाए तो उत्तल लेंस की धनात्मक होती है, अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 नंबर, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। ये भी अभी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए तो याद रखिएगा कौन सा लेंस हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेंगे। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग देखिए क्या क्या चीज़ में किया जाता है। तो याद रखिएगा सर्च लाइट में किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है, और डॉक्टर द्वारा शल्य चिकित्सा में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। उसके बाद दोस्तों सर्च लाइट हो गया, सोलर कुकर हो गया, है ना, ये सभी चीज़ों में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है, साइड मिरर के रूप में किया जाता है ना, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 17। श्वेत प्रकाश वर्ण में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है। तो विचलन सबसे अधिक किसका होता है बताइएगा। तो विचलन विवग्योर, जल्दी बताइएगा किसका सबसे ज़्यादा। तो बैगनी रंग का जो है, बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है, बैगनी, है ना। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। सबसे कम पूछा जाएगा तो लाल का होता है, सबसे कम विचलन क्या होता है, लाल का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 18। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस जो है अनंत होती है। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, समतल दर्पण में आवर्धन का मान कितना होता है। आवर्धन का जो है मान कितना होता है, तो याद रखिएगा +1 होता है। कितना होता है, +1 होता है। और आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन होता है। ये क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर का देंगे जवाब। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक बने और समान आकार का बने। समान आकार का प्रतिबिंब जो है कब बनता है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, राइट। चलिए अगला प्रश्न, और ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, और ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं इसी के कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न
मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, यानी प्रतिबिंब जो है कितना सेकंड तक बना हुआ रहता है, तो 1/10 सेकंड, 1/10 सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक होता है, सीधा भी होता है और वस्तु से बहुत ही छोटा होता है, तो यानी सीधा और हराशित होता है। ठीक है, सीधा और हराशित होता है। चलिए अगला प्रश्न 23, अवतल लेंस का आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? तो लेंस में आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है अवतल लेंस में, बताएगा। तो ये होता है V/U होता है, क्या होता है V/U होता है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न 24, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी लेंस के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं? जल का भी कर सकते हैं, कांच का भी कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीतल। कभी कभी इसके जगह पे मिट्टी दे दिया जाता है, तो मिट्टी भी नहीं होगा। चलिए 25, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। कौन कितने नियम है? 2 नियम है ना। दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। और अपवर्तनांक का भी परिभाषा प्राप्त होता है। अपवर्तनांक बराबर होता है क्या? साइन आई बटे साइन आर होता है ना, साइन आई बटे साइन आर। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक नियतांक के बराबर होता है ना। चलिए 26, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पे बनता है, बताएगा। तो इमेज जो बनता है वो कहाँ पे बनता है, जल्दी बताइएगा। तो रेटिना पे बनता है, दृष्टि पटल इसी को बोलते हैं, रेटिना पे। आइरिश क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है, प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न और 27, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है, कितना वोल्ट का धारा होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। 220 वोल्ट पर क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा। चलिए अगला प्रश्न केमिस्ट्री का है। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO। क्या होता है? CaO। ठीक है, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद ये होता है संगमरमर का। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? संगमरमर का सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। याद रखिएगा, स्टार लगा के पूछा जाएगा ये क्वेश्चंस। चलिए अगला प्रश्न, अगला है 29, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो कैथोड चूंकि माइनस होता है और इसमें हाइड्रोजन में जैसे H2O है, तो जब जल अपघटन होगा तो H प्लस होता है और ये माइनस होता है, तो प्लस माइनस की ओर जाएगा, तो यानी हाइड्रोजन होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट जवाब। ठीक है, एनोड पे रहता तो ऑक्सीजन। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है। धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 होता है। ठीक है, धोवन सोडा या धोबिया सोडा याद रखिएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हुए 31 क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा? तो नीले लिटमस पत्र को लाल करने वाला पदार्थ होता है अम्ल होता है। लाल को नीला कर देगा तो वो हो जाएगा क्षार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 32, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है ना। हाँ, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। अगला प्रश्न है 33, निम्न में कौन अधातु चमकीला है? तो अधातु क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो चमकीला कौन है? तो ये ब्रोमीन हो जाएगा। अगर धातु रहता तो धातु में अति धातु में अगर रहता तो पारा हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न 34, निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील किसको माना जाता है? तो ये हो जाएगा सोडियम हो जाएगा। वैसे सबसे ज़्यादा पोटेशियम को माना जाता है ना। उसके बाद सोडियम हो गया, कैल्शियम, ये सब हो गया। 35, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, KLM होता है ना, 2 6 होता है। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। अगर क्वेश्चन पूछता इसका संयोजकता कितना होता है, संयोजकता वैलेंसी, तो याद रखिएगा इसको कितना 8 पुराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए? तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 हो जाएगा इसका संयोजकता। चलिए अगला प्रश्न, अगला है 36,
ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है ना, इसका क्रियाशील समूह क्या है, तो ये याद रखिएगा कीटोन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है 37, संचार क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो क्रायोलाइट हो और बॉक्साइट हो, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ये किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो देखिए आप लोग को याद रखना है, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n होता है। CnH2n+2 ये एल्केन का होता है। किसका होता है, एल्केन का होता है ना। और CnH2n-2 जो होता है वो एल्काइन का होता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है। यहाँ आवर्त पूछा जा रहा है, तो आवर्त पूछेगा तो 7 हो जाएगा, वर्ग पूछेगा तो 18 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर, समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। ये भी लगा लीजिए स्टार, पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। परमाणु का साइज बढ़ता है ना। अगला प्रश्न 41, सल्फर परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो सल्फर कितनी होती है, तो याद रखिएगा 6 होती है। 72 कक्षा में इसमें भी कितना होता है, 6 होता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो वैसे हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक होता है संतृप्त होता है और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त में एक ठो होता है एल्केन वाला होता है और दो ठो असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन होता है। तो एक्चुअली इसमें जो है ना C2H2 होना चाहिए, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर जो है ये सी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए अगला प्रश्न, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है वो 5.6 से कम होता है, ठीक है। पीएच मान से संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। टार्टरिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है ना। उसके बाद चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए 46, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखता है उसे हम लोग धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं, धातु। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनने की प्रवृत्ति करता है अधातु। लोहा पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्वेश्चन छपेगा। क्या होगा, छपेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैल्वेनीकरण हो जाएगा। अगला है 48, इसमें कौन सहसंयोजक यौगिक है, कोवैलेंट कंपाउंड इसमें कौन सा है, तो CH4 हो जाएगा, सहसंयोजक यौगिक हो जाएगा। CH4 को मार्स गैस भी कहा जाता है। आभूषण बनाने वाला सोना होता है। देखिए ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, पूछा जाएगा। आभूषण बनाने के लिए जो है वो 22 कैरेट सोना का जरूरी होता है। वैसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, 22 कैरेट का जरूरी होता है आभूषण बनाने में। चलिए अगला प्रश्न, इनमें कौन उत्कृष्ट गैस है यानी अक्रिय गैस। सबसे पहले आवर्त सारणी में अक्रिय गैस जो है वर्ग नंबर 18 में है। वर्ग 18 में अक्रिय गैस है ना। हीलियम नियोन क्रिप्टन, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन ये सब होता है। तो इसमें देख लीजिए आर्गन आ जाता है, आर्गन हो जाएगा अक्रिय गैस, ठीक है। अगला है अधातु के ऑक्साइड होते हैं हमेशा, तो अधातु के ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, वो जो है अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। लेकिन धातु का ऑक्साइड कहेगा तो क्षारीय होता है। चलिए अगला प्रश्न, कार्बन क्या है, तो कार्बन जो है एक अधातु है। क्या है, अधातु है। कार्बन अधातु है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है, अल्कोहल का OH होता है, याद रखिएगा, है ना। OH होता है अल्कोहल का। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है COOH। चलिए अगला प्रश्न, अम्ल का पीएच मान होता है, तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है, कम होता है। 7 से अधिक क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, 7 उदासीन का होता है, याद रखिएगा। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा रक्त का पीएच मान कितना होता है, कमेंट सेक्शन में। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है, तो इमल्सीकृत वसा का पाचन लाइपेज करता है, याद रखिएगा, है ना। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब कितना होता है,
तो सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब जो होता है वो 120 mm होता है, 120 mm होता है। चलिए अगला प्रश्न 57, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भाग में किसके द्वारा पहुंचता है? तो भोजन का परिवहन जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा होता है। और जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, उस पौधा का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा गुलाब। क्या हो जाएगा? गुलाब को हम लोग है ना कलम द्वारा विकसित कर सकते हैं। कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? तो कालाजार बीमारी जो है ये लिस्मेनिया के कारण होता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो द्विलिंगी पुष्प जो है वो गुलाब है। कौन सा है? गुलाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, मानव में घ्राणग्राही क्षेत्र यानी सूंघने का जो क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? तो नाक में है। कहाँ है? नाक में है। अगला प्रश्न देख लीजिए 62, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है किसके द्वारा? तो सभी ऐच्छिक क्रिया जो है अनुमस्तिष्क के द्वारा होती है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, जंतु में वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है, ग्रोथ हार्मोन जो है वो कौन से ग्रंथि स्रावित होती है? तो पीयूष ग्रंथि से। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि सभी ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम पीयूष ग्रंथि का ही होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, और ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, पूछा जाएगा। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अनुवांशिकता का सिद्धांत जॉन ग्रेगर मेंडल ने किया था और ये अपने प्रयोग में मटर का पौधा का उपयोग किया था। अगला प्रश्न 65, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो इसका बताइएगा करेक्ट जवाब क्या होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। इसका जवाब का इंतजार है हमें। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका जवाब। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 66 का, निम्न में कौन जैव निम्नीकरण कचरा है? तो जैव निम्नीकरण का कचरा के रूप में जो है वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा टिश्यू पेपर है। चलिए अगला प्रश्न, और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आहार तथा पाइन किस राज्य का जल संग्रहण व्यवस्था है? तो आहार तथा पाइन जो है ये बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। अगला प्रश्न देख लीजिए 68, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुनः चक्रण करना। क्या हो जाएगा? पुनः चक्रण, फिर से बना लेना। अगला प्रश्न, इनमें कौन मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी कौन हो जाएगा? तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा, है ना। प्रोटोजोआ मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में कौन उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? उत्तम ऊर्जा का स्रोत जो है वो बायोमास है। क्या है? बायोमास है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में चैम्बर की संख्या कितनी है? स्टार लगा लीजिए, छपेगा क्वेश्चन। 4 होती है ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मछली में कितना होता है? मछली में कितना होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। कवक में कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी पाई जाती है। कौन सी विधि? मृतजीवी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो भाई उस पर क्लोरोफिल भी जरूरत होती है, CO2 तथा जल भी जरूरत होती है, सनलाइट भी जरूरत होती है, इसलिए इसका सही जवाब डी होगा सही जवाब। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छपा जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में जो है ये मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें कौन पादप हार्मोन नहीं है? ये भी क्वेश्चन छपेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पादप हार्मोन तो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन्स है, एब्सिसिक है और साइटोकाइनिन है, ये सब पादप हार्मोन है। तो एथिलीन भी पादप हार्मोन है। तो देख लीजिए ऑक्सीटोसिन ये जंतु हार्मोन है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एथिलीन फल पकाने वाले हार्मोन को एथिलीन बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो नर प्रजनन अंग जो होता है वो पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर होता है। अगला प्रश्न है, इनमें किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो इसमें द्विखंडन की क्रिया ईस्ट में नहीं होती है। ईस्ट में जो है मुकुलन की क्रिया होती है। मुकुलन की क्रिया किसमें होती है? वो ईस्ट में होती है, बाद बाकी सब में द्विखंडन होती है। नेक्स्ट प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा सनलाइट, सूरज का प्रकाश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 1.5 kg होता है
है ना, सी ऑप्शन के साथ बिल्कुल सही जवाब। और ये भी क्वेश्चन लगा लीजिए, छपेगा। हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो बताइएगा हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो ये उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। तो इस तरह से हम लोग पूरे तरह से साइंस का कंप्लीट यानी 80 क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछा जाएगा और हम लोग 80 क्वेश्चंस कवर भी कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बेस्ट लगा होगा। तो अगर यदि लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक साथ। जय हिंद, जय भारत।